तो भारत पाकिस्तान वॉर में सबसे ज़्यादा फायदा किसका होता है? पाकिस्तान का? नहीं। इंडिया का? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन किसका फ़ायदा ज़्यादा होता है? अमेरिका का और चाइना का। तो आज हम बात करेंगे अमेरिका का इससे क्या फ़ायदा होता है, और हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि चाइना का इन्वॉल्वमेंट इसमें कैसे बढ़ रहा है और चाइना का इससे क्या फ़ायदा होगा। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अमेरिका का इससे क्या फ़ायदा होता है। तो शुरू करते हैं शुरुआत से कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो इसकी शुरुआत होती है इंडिया से। तो इंडिया के जम्मू कश्मीर में पहलगाम एक गाँव है, वहाँ पे टूरिस्ट लोग घूमने आते हैं। वहाँ पे मिनी स्विट्जरलैंड होता है, वहाँ पे कई सारे घूमने की जगह है। वहाँ पे क्या होता है कि टूरिस्ट होते हैं जो हिंदूज होते हैं उन पर अटैक होता है। कौन करता है अटैक? तो पाकिस्तानी टेररिस्ट अटैक करते हैं इंडियन टूरिस्ट प्लेस पे, और 27 हिंदू की निर्मम हत्या कर दी जाती है। धर्म पूछकर मार देते हैं कि हिंदू है तो गोली मार देंगे, अगर मुसलमान है तो उसको साइड में अलग कर देंगे, अगर वो हिंदू है तो गोली मार देंगे। बस यही से शुरुआत होती है। पहलगाम में 27 निर्मम हिंदूज की मौत हो जाती है। इससे क्या होता है कि पूरे इंडिया में बवाल छिड़ जाता है कि पहलगाम में ऐसा हुआ क्यों। कई सारे लोग ये बोलते हैं कि इसमें मोदी का हाथ है, कई सारे लोग ये बोलते हैं कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। हमारे इंडियन मीडिया भी यही चाहती है, और हमारे कई सारे लोग जो पॉलिटिशियन से, चाहे वो राइट विंग के हो लेफ्ट विंग के, सारे इकट्ठा होके, सारे पॉलिटिशियन एक होके बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को इसका जवाब देना चाहिए, और इसे टेररिस्ट अटैक को पाकिस्तान ने ही करवाया है। सारे लोगों को पता चल गया बाद में, और इंडिया ने भी सबूत दे दिए कि टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान से ही हुआ है और फंडिंग पाकिस्तान वालों ने ही की है, और इसके जिम्मेदार भी पाकिस्तानी ही है। तो यही सारी चीज़ें चल रही थी। बाद में क्या होता है, तो पहलगाम अटैक में कई सारे टेररिस्ट ने ये कहा था कि जाके मोदी को बोलो। उन लोगों ने क्या किया कि बच्चों को और औरतों को साइड पर किया, और उनके हस्बैंड, पिता या फिर हस्बैंड को गोली मार दी उनके आंखों के सामने, धर्म पूछकर। बस यही सारी चीज़ें चल रही थी। और एक औरत ने ऐसा बोला कि मुझे भी मार दो, लेकिन वो टेररिस्ट क्या बोला, जाके मोदी को बोलो। इसके बाद बवाल छिड़ जाता है। सारे इंडियन न्यूज़ चैनल पे यही सारी चीज़ें चल रही होती है, और कई सारे इन्फ्लुएंसर होते हैं जो इंडिया के खिलाफ ही बोलते हैं, मोदी जी के खिलाफ ही बोलते हैं। लेकिन जो राहुल गांधी है और ओवैसी जैसे बड़े नेता है, वो लोग भी मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन जब पहलगाम हमला हुआ तो वो सारे लोग भी मोदी जी के साथ खड़े हुए और इन सारी चीज़ों को गैर जिम्मेदार ठहराया। तो अच्छा, भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन बनो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। IMF से लोन ले रहे जाके $1 बिलियन का। आप 75 साल से आपने क्या किया? किसने आपको मजबूर किया IMF का लोन लेने के लिए? और अफसोस की बात यह है कि IMF का लोन ले रहे हैं, और ये इंटरनेशनल, मेरे को माने ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, ये इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड दे रहे हैं पाकिस्तान को, इस्तेमाल करेंगे। और ओवैसी जी ने तो ये भी कह दिया कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने इंडिया के मासूम लोगों को मारा है। न ही मिलिट्री पे अटैक किया है, न ही किसी और चीज़ पे, लेकिन सीधा सिविलियंस को मार दिया है, मासूमों को मार दिया है। उसके बाद क्या होता है, रातों रात जो इंडस वाटर ट्रीटी होती है उसको कैंसिल कर दिया जाता है। तो दूसरी चीज़ ये होती है कि जो पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स इंडिया में रहते हैं उनको 48 आवर में पाकिस्तान भेजा जाता है। और उसके बाद तीसरा निर्णय ये लिया जाता है कि भारत में जो इनलीगली पाकिस्तानी और बांग्लादेशी लोग रहते हैं उनको उनके देश में खदेड़ देना चाहिए। पाकिस्तानी हो तो उनके देश में, और बांग्लादेशी हो तो उनके देश में। और फिर पता चला कि इंडिया में कितने सारे इनलीगल बांग्लादेशी और पाकिस्तानी लोग रहते हैं जो 17 साल से इंडिया में सिर्फ आए थे, घूमने आए थे, लेकिन यहीं पे रह गए, यहीं पे पढ़ाई की और डिग्री भी ले ली, आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, सब कुछ है। कई लोगों ने फेक ID कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस सब कुछ बना के रखा हुआ है। कि कई लोगों ने शादी कर ली, जिससे क्या होता है कि उनको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाती है। किसी के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, साथ ही साथ इंडियन पासपोर्ट भी है। यही सारी चीज़ें सबको पता चली। बाद में उन सभी को पाकिस्तान भेज दिया गया। साथ ही साथ क्या हुआ कि बॉर्डर को क्लोज कर दिया गया, चाहे वो वाघा बॉर्डर हो या फिर कोई और दूसरी बॉर्डर, उन सबको बंद कर दिया गया और बॉर्डर एरिया को क्लोज कर दिया गया। और साथ ही साथ इंडिया ने एयर स्पेस को बंद कर दिया। पहले पाकिस्तान ने एयर स्पेस को बंद कर दिया, फिर बाद में इंडिया ने एयर स्पेस को बंद कर दिया।
फिर आता है 7 मई के रोज़, जहाँ पे 6 और 5 मई को इंडियन गवर्नमेंट में बोला था कि 7 मई को आप सभी को मॉक ड्रिल के बारे में सिखाया जाएगा, कैसे अगर अटैक होता है तो इससे कैसे लड़ा जा सके, कैसे सायरन से आप समझ सकते हो कि कहाँ पे अटैक हो रहा है, अगर सायरन बजता है तो कहाँ पर आपको छिपना है और कहाँ क्या करना है और कैसे छिपना है और किन किन चीज़ों को आपको इकट्ठा करके रखना है। यही सारी ट्रेनिंग के बारे में 7 मई को सिखाया जाने वाला था पूरे देश भर में। तो यानी कि 7 को अर्ली मॉर्निंग को इंडियन एयर फोर्स ने एयर स्ट्राइक कर दी, जिसमें कई सारे ठिकानों को एलओसी पे जो टेररिस्ट कैंप होते हैं, जो टेररिस्ट वहाँ पे रहते हैं जहाँ से वो लोग आए थे, उन सारे कैंप को तोड़ दिया और उन पर स्ट्राइक कर दी, जिससे कई सारे आतंकवादी मारे गए। 100+ आतंकवादी को वहाँ पे ढेर कर दिया गया। फिर इसके बाद क्या होता है, पाकिस्तानी मीडिया क्या कहती है कि ये सारी एयर स्ट्राइक जो इंडिया ने की है उसमें कई सारे मासूमों की जान चली गई, लेकिन इंडियन एयर फोर्स ने सबूत इकट्ठे किए थे और बताया, धीरे धीरे ब्रीफिंग के साथ बताया कि कैसे उन्होंने ये एयर स्ट्राइक की है और कैसे उन्होंने सिर्फ टेररिस्ट कैंप और टेररिस्ट जहाँ पे रहते उन सारी जगह को ही टारगेट किया है और कोई भी सिविलियंस मारा नहीं गया। जो भी टेररिस्ट था उन्हीं को मार गिराया है, इसके अलावा कोई भी और जान नहीं गई है। इसके बाद ये सारे सबूत देने के बाद पाकिस्तान खुद मानता है कि ये सारी चीज़ें सही है। उसके बाद क्या होता है, ये सारी चीज़ होने के बाद वॉर जैसा माहौल शुरू हो जाता है। बाद में पाकिस्तान रात को क्या करता है, पूरा हमला कर देता है। दूसरे दिन पूंछ में हमला कर देता है, सीधा सिविलियंस को मारने पूंछ गांव में हमला कर देता है पाकिस्तान। दूसरे दिन सुबह वो एलओसी के बिल्कुल करीब है और वहाँ पे 15 सिविलियंस की जान चली जाती है और 56+ लोगों को घायल किया जाता है। पाकिस्तानी सेलिंग के द्वारा अंधाधुंध सेलिंग फायरिंग कर रहे हैं पूंछ में, और इससे पूंछ गांव पूरा तबाह हो गया। साथ ही साथ रजौरी है और कई सारे एरिया है जो एलओसी के नज़दीक आते हैं, उन पर पाकिस्तानी सेलिंग कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। और यही सारी चीज़ें हो रही थी। साथ ही साथ क्या हो रहा था, इन सारी चीज़ों के बाद पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने रातों रात ड्रोन्स मंगवा लिए तुर्की से और टर्की से, और फिर क्या हुआ कि रातों रात एकदम से ही ड्रोन से हमला कर दिया। जैसलमेर, भूज, कई सारे जगहों पे, पंजाब पे, अमृतसर को टारगेट किया गया, गोल्डन टेम्पल को टारगेट किया गया। लेकिन हमारे इंडियन आर्मी की जो डिफेंस सिस्टम जो हमने मंगवाया था रसिया से, S-1400 जो सुदर्शन चक्र से जाना जाता है, उसने क्या किया, रेडार में जितने भी ड्रोन्स आए उन सभी ड्रोन्स को डीएस्केलेट कर दिया गया, आसमान में ही उनको तोड़ा गया और उनके सारे अटैक, पाकिस्तानी आर्मी के सारे अटैक को फेल कर दिया गया और हमारे टेम्पल को बचाया गया और कई सारी जगहों को बचाया गया इंडियन आर्मी के द्वारा और एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा, जिससे हम सबको पता चल गया है कि क्या हो रहा है और क्या आगे होने वाला है। वॉर का माहौल शुरू हो गया। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर सभी में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया और यही सारे वॉर के हालात में इन सारे राज्यों में पाकिस्तान की बॉर्डर लगती है, इसलिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया और पाकिस्तान और इंडिया के बीच वॉर शुरू हो गई। साथ ही साथ और इसके बाद क्या होता है, इंडिया ने ये सारे अटैक होने के बाद एक और अटैक किया जिससे कराची पोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। साथ ही साथ कई और जगहों को जो एयरबेस है पाकिस्तानी मिलिट्री का, उनको टारगेट किया गया है क्योंकि वो लोग सेलिंग कर रहे थे सिविलियंस एरिया में, इसीलिए उन सारे एयरबेस को टारगेट किया गया, चाहे वो लाहौर हो, कराची हो या फिर रावलपिंडी में हो। उन सारे एयरबेस को इंडियन आर्मी ने टारगेट किया गया और उन एयरबेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही साथ कई आतंकवादियों के घर में भी बमबारी की और एयर स्ट्राइक किया, जिससे कई सारे आतंकवादी भी मारे गए। इन सारी चीज़ों के बाद पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन जारी कर दिया गया, बुनियाए अल मसूर। ये सारे ऑपरेशन के तहत उन्होंने इंडियन एयरबेस को टारगेट किया है और साथ ही साथ इंडिया में जो एयरबेस है, एयर सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, उन सारी चीज़ों को टारगेट किया और इन सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश भी नाकाम हो गई।
पाकिस्तानियों ने चाइना से माल खरीदा था और तुर्की से खरीदा था, इसीलिए वो सारे अटैक फेल हो गए और इंडियन डिफेंस सिस्टम और इंडियन एयरफोर्स फिर से कामयाब होती है इन सारे अटैक को रोकने के लिए। और साथ ही साथ फतेह 2 करके एक मिसाइल पाकिस्तान से लॉन्च होती है और वो लॉन्च कहाँ होने वाली थी, सीधा दिल्ली में लॉन्च होने वाला था, दिल्ली में डिस्ट्रॉय होने वाला था पाकिस्तान का वो मिसाइल, लेकिन इंडियन डिफेंस सिस्टम ने उसको शीर्षा में ही मार गिराया, जिससे सबसे बड़ा खतरा रुक गया और दिल्ली बच गया। अगर वो नहीं होता तो ना जाने दिल्ली का आज क्या हाल होता। ऐसे ही पाकिस्तान अटैक करता रहता है और इंडिया डिफेंस करता रहता है। और साथ ही साथ इंडिया डिफेंस के साथ साथ जो टेररिस्ट अटैक होता है, टेररिस्ट होते हैं, उन सारे लोगों को भी टारगेट करते रहता है। ना ही सिविलियंस को टारगेट करता है, ना ही किसी और चीज़ को, सीधा वो टारगेट टेररिस्ट को करता है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया झूठ पे झूठ बोल रही है कि हमने ये कर दिया, पटना पोर्ट तोड़ दिया, पटना पोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। पटना में पोर्ट ही कहाँ है, बेंगलोर में पोर्ट ही कहाँ है। एजेंडा फैला रहे कि हमने इंडिया की इन सारी चीज़ों को कब्जा कर लिया है, ये सारी चीज़ें कर रहे। इंडियन मीडिया भी कम नहीं है, ये भी कई सारे फेक वीडियोस को अपलोड कर रही है। सबसे ज़्यादा यकीन किस पर किया जाए, इन सारे मीडिया की चैनल को छोड़ो और इस आदमी को फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे। वो एक एक पल की न्यूज़ देता है, इंडियन न्यूज़ देता है, जो वॉर हो रही है इसके बारे में परफेक्ट एग्जैक्ट न्यूज़ देता है। प्रफुल्ल गर्ग, इसको फॉलो कर लो, ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ देता है। मैं भी इसी न्यूज़ के आधार पे कई सारे टॉपिक्स इनमें कवर किए हैं और ये अच्छे न्यूज़ दिखाता है। तो इस इंसान को सबसे ज़्यादा क्रेडिट देना चाहिए। इंडियन मीडिया से अच्छा तो ये सारी चीज़ें अच्छी और रियल प्रूफ देता है। और ये सारी चीज़ होने के बाद पाकिस्तान क्या करता है, बिग मंगा बन जाता है और वो IMF के पास चला जाता है कि मुझे लोन ले दीजिए, मुझे लोन चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है डिफेंस करने के लिए। तो क्या करते, IMF $1 बिलियन यानी कि 10,000 करोड़ का लोन दे देता है। इतनी आसानी से 10,000 करोड़ का लोन दे देता है और साथ ही साथ 1.4 बिलियन और देता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बढ़े और देश में अच्छा हो, इसीलिए वो $1 बिलियन कैश और 1.4 बिलियन अलग से और टोटल मिला के $7 बिलियन की लोन पाकिस्तान को दे देता है रातों रात। और इससे क्या होता है, अमेरिका का दोगलापन समझ में आ जाता है। अमेरिका चाहता है कि वॉर रुक जाए, लेकिन वो एक और ये भी चाहता है कि वॉर ना रुके और उसका प्रॉफिट बनता रहे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान एरोप्लेन और जो मिसाइल्स होती है, सारे इक्विपमेंट होते हैं, हथियार होते हैं, वो कहाँ से लेगा, अमेरिका से ही खरीदेगा। तो IMF ने जो लोन ली है वो क्या करेगा, पाकिस्तान लोन लेके वही पैसा अमेरिका को देगा और उन्हीं से हथियार खरीदेगा। और IMF में सबसे ज़्यादा शेयर किसके है, अमेरिका के है। 17% शेयर अमेरिका के है, जिससे वो लोन को कैंसिल भी कर सकता था, लेकिन अमेरिका ने ऐसा नहीं किया। अमेरिका ने लोन दिया पाकिस्तान को और उन्हीं से वो हथियार खरीदेंगे और इक्विपमेंट खरीदेंगे और पैसा अमेरिका को देंगे। इससे क्या फ़ायदा होता है, IMF में जो लोन मिली थी, लोन तो पास हो गई, कर्जा तो बढ़ गया पाकिस्तान के सर पे, साथ ही साथ अमेरिका का फ़ायदा हो गया। इससे 2 फायदे हुए अमेरिका को, इसमें भी फ़ायदा और बैंक के जो ब्याज आएगा या फिर जो प्रॉफिट होगा उसमें भी अमेरिका का शेयर सबसे ज़्यादा है, तो उसमें भी अमेरिका का ही फ़ायदा होता है। एक और वो इंडिया को ये कहता है कि हम आपके साथ है, साथ ही साथ वो पाकिस्तान को पीछे से लोन दे रहा है, जिससे पाकिस्तान क्या करेगा, वो इस वॉर की सिचुएशन में खर्चा पानी तो निकालेगा नहीं, वो वॉर के इक्विपमेंट ही लेगा, ना मिसाइल ही लेगा, ना जो इंडिया पे आके अटैक करेंगे। तो अमेरिका यही चाहता है कि दोनों के बीच वॉर चलती रहे और उनका प्रॉफिट बनता रहे। और फिर क्या होता है, दूसरे दिन अमेरिका बीच में आता है और दोनों देशों के DGMO को कॉल करता है और दोनों देशों के DGMO पाकिस्तान के और इंडिया के कॉल पे बात करते हैं और सीज फायर डिक्लेयर करते हैं, इमीडिएट सीज फायर, 5 बजे के बाद वॉर नहीं होगी। ये सारी चीज़ों में बात करते हैं और वॉर नहीं होती है, रुक जाती है। जिससे अमेरिका क्या कहता है, मैं पूरे अमेरिका को भी चलाता हूँ और पूरे वर्ल्ड को भी मैं ही चलाता हूँ, ग्रेट मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये सारी चीज़ें वो बोल रहा है। वो चाहता है कि पूरे वर्ल्ड पे उसका कंट्रोल हो, लेकिन ये सच में साबित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसने किस पर भरोसा किया, पाकिस्तान पर भरोसा किया। सालों ने 3 घंटे में ही सीज फायर का उल्लंघन कर दिया और पूरे वर्ल्ड के सामने अमेरिका का पोपलू कर दिया। अमेरिका का और डोनाल्ड ट्रंप का पोपट हो गए, जोकर बन गए पूरे वर्ल्ड के सामने फिर से।
क्योंकि पिछली बार भी यही हुआ था, उन्होंने सीज़ फायर किया था और एग्रीमेंट पे साइन किए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सीज़ फायर को उल्लंघन कर दिया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में भी पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान गवर्नमेंट दोनों के बीच में तनाव चल रहा है। सीज़ फायर एग्रीमेंट होने के बाद भी आर्मी सीज़ फायर का उल्लंघन कर देती है और इंडिया पे फिर से अटैक करने लगती है। फिर तो उन्होंने हद पार कर दी, श्रीनगर पे हमला कर दिया और वैष्णो देवी टेम्पल पे भी अटैक कर दिया। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के सीएम होते हैं, उन्होंने भी एक वीडियो जारी की गई कि सीज़ फायर का उल्लंघन कर दिया है, पाकिस्तान ने हमला कर दिया ड्रोन से। यही सारी चीज़ें चल रही थी। 3 घंटे के बाद ही फिर से अमेरिका का पोपट हो जाता है, ये सारी न्यूज़ वायरल हो जाती है और कई सारी चीज़ें होती है। साथ ही साथ दूसरे दिन आज यानी कि आज सुबह 11 AM को एक मीटिंग रखी गई, जिसमें सारी चीज़ों को ब्रीफिंग दी गई कि ये अटैक इंडिया ने नहीं, सीज़ फायर का उल्लंघन किया, पाकिस्तान ने किया। ये सारी इन सारी चीज़ों को क्लैरिफाई किया गया और पाकिस्तान ने मान लिया कि ये सारी चीज़ें हमने ही की है, इंडिया ने नहीं की है। तो यही सारी चीज़ें चल रही है। पाकिस्तान पहले बोलता है कि सीज़ फायर उल्लंघन इंडिया ने किया था, लेकिन फिर बाद में बोलता है कि ये सीज़ फायर पाकिस्तान ने ही किया था, इंडिया के इसमें कोई भी हाथ नहीं है। और यही सारी चीज़ें चल रही है। अब तो पाकिस्तान ने पूरे वर्ल्ड के सामने डोनाल्ड ट्रंप का मुंह काला कर दिया, जोकर बना दिया, क्योंकि उन्होंने सीज़ फायर का उल्लंघन करके जो एग्रीमेंट था उसको तोड़ दिया। बाद में क्या होता है, दोपहर को क्या होता है कि डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि तब इंडिया पाकिस्तान वॉर में हम इन्वॉल्व नहीं होंगे, वो 2 देश खुद ही आपस में निपट ले, ये क्या होने वाला है और क्या नहीं होगा, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। लेकिन वो तो छटक गया, लेकिन पाकिस्तान को भारी पड़ गया, क्योंकि लोन भी दे दिया और साथ ही साथ इक्विपमेंट भी दे दिए और पैसे भी ले लिए। और भाई डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन और साथ ही साथ डिप्लोमेटिक्स में सबसे ज़्यादा अव्वल नंबर पे आता है। यही सारी चीज़ें वो डोनाल्ड ट्रंप करते रहते हैं। वो वॉर रोकने के लिए नहीं, वॉर करवाता है और इन सारी चीज़ों से प्रॉफिट करता है। तो मोदी जी को भी समझना चाहिए कि इजरायली पॉलिसी की तरह ही होना चाहिए कि नो टेररिस्ट अटैक। अगर कोई टेररिस्ट अटैक करता है तो उस देश की कोई ना, और उस देश को माफ़ नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। गाजा का हाल देख लिया आपने कि क्या हो चुका है, इजराइल ने क्या हालत कर दी है। इसी तरह इंडिया को भी मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और पाकिस्तान को वर्ल्ड मैप से हटा देना चाहिए, पाकिस्तान को वर्ल्ड मैप से नाबूद कर देना चाहिए और पूरे पाकिस्तान को कब्जे में कर लेना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान है। हर बार यही सारी चीज़ें होती रहेंगी। इससे अच्छा है तो एक ही बार में ख़त्म कर दो पाकिस्तान को, सब कुछ ठीक हो जाएगा। साथ ही साथ बांग्लादेश को भी ख़त्म कर दो, साला वो भी इंडिया को ही गाली दे रहा है। वो हम ही लोग उनको ट्रेड देते हैं और वही लोग हमको पीछे से वार करते हैं। इससे अच्छा है तो पाकिस्तान को और बांग्लादेश को दोनों को खात्मा कर दो और पूरे अखंड भारत का जो सपना है वो पूरा कर दो मोदी जी। तो यही है सुनहरा मौका जो आपके हाथों में है, तो तोड़ दीजिए बेड़िया, पाकिस्तान को और बांग्लादेश को पूरे वर्ल्ड मैप से हटा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। और यही सारी चीज़ें हो रही है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि इससे चाइना का क्या फ़ायदा होता है और इस वॉर से चाइना कैसे इन्वॉल्व है, और चाइना का सबसे बड़ा हाथ इस वॉर में चाइना का ही है। अगले वीडियो में बात करेंगे चाइना के बारे में कि इस पहलगाम अटैक में चाइना क्यों इन्वॉल्व है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहे, पैनिक मत होइए और इस प्रफुल्ल गढ़ को फॉलो कर दीजिए। वो अच्छी न्यूज़ देता है, रियल न्यूज़ देता है और फैक्ट वाली न्यूज़ देता है। तो इस आदमी को फॉलो कर लीजिए और ऐसे ही और वीडियोस आते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो चाइना पे होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, पैनिक मत होइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।